परमाणु संरचना केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर। टॉपिक। जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। लगभग पूरी 19वीं शताब्दी तक यह माना जाता रहा कि परमाणु अविभाज्य है, परंतु 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा परमाणुओं की एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। 19वीं शताब्दी में के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा परमाणु की एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। आधुनिक अनुसंधान ने प्रमाणित कर दिया है कि परमाणु कई प्रकार के होते हैं। अति सूक्ष्म कणों से परमाणु बने होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख हैं। सभी तत्वों के परमाणु को निर्मित करने वाले इन मौलिक कण फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है। परमाणु और अणु। तो है बस। परमाणु और अणु। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु। अणु मॉलिक्यूल किसी तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु के मौलिक कण 3 प्रकार के होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉम्सन को है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है, जिस पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया। इलेक्ट्रॉन ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान 0 होता है तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है। प्रोटॉन। परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, और इस पर इकाई धन आवेश रहता है। परमाणु में धन आवेश युक्त इस कण की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को है। प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को है। न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर किया था। एक बार फिर देखते हैं। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर की थी। अब रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत देखते हैं। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक अति महत्वपूर्ण प्रयोग करके परमाणु की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित एक आश्चर्यजनक तथ्य का पता लगाया। रदरफोर्ड द्वारा किए गए इस प्रयोग को रदरफोर्ड का प्रकीर्णन कहते हैं। 1911 ईस्वी में फिर से देखते हैं। लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक अति महत्वपूर्ण प्रयोग करके परमाणु की आंतरिक व्यवस्था को संबंधित एक आश्चर्य तथ्य का पता लगाया। रदरफोर्ड द्वारा किए गए इस प्रयोग को रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। थॉम्सन द्वारा प्रस्तुत परमाणु का स्वरूप अस्वीकार करते हुए रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के निरीक्षणों के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत कहते हैं।
इस सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। किसके परमाणु स्वरूप का स्वीकार किया था रदरफोर्ड ने? तो टॉमसन के परमाणु स्वरूप को रदरफोर्ड ने अस्वीकार किया था। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है। परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु गोलीय होता है, स्फेरिकल होता है। परमाणु के नाभिक का आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट देखते हैं। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या के लिए रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि परमाणु सौर मंडल की तरह होता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में ठीक उसी तरह अनवरत परिक्रमा करते रहते हैं जिस तरह सूर्य के चारों ओर विभिन्न नक्षत्र करते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्षाएं कहा जाता है। ऐसा होने से नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के वेग से उत्पन्न केंद्राभिसारी के बराबर होता है। फिर से देखते हैं 5वां टॉपिक। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या के लिए रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि परमाणु सौर मंडल की तरह होता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में ठीक उसी तरह अनवरत परिक्रमा करते हैं जैसे हमारे सूर्य के चारों ओर विभिन्न नक्षत्र करते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्षाएं कहते हैं। ऐसा होने से नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के वेग से उत्पन्न केंद्राभिसारी बल के बराबर होता है। ठीक है, इस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में अनवरत गतिशील रहते हुए परमाणु को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के उपरोक्त स्वरूप को रदरफोर्ड का परमाणु स्वरूप रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। रदरफोर्ड के परमाणु स्वरूप के दोष। परमाणु के इस मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि इसके अस्थायित्व से संबंधित है। दूसरा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह नहीं स्पष्ट करता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, एक तो अस्थायित्व से संबंधित हो गया और फिर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं या यत्र तत्र हैं, ये भी नहीं बताता रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तीसरा देखते हैं टॉपिक। तत्व के परमाणु से प्राप्त वर्णपट एटॉमिक स्पेक्ट्रा में स्पष्ट रेखाएं प्राप्त होती हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि परमाणु से उत्सर्जित होने वाले विकिरण असतत होती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु वर्णपट की स्पष्ट रेखाओं के निर्माण की व्याख्या करना संभव नहीं है। फिर से देखते हैं। तत्व के परमाणु से प्राप्त वर्णपट एटॉमिक स्पेक्ट्रा में स्पष्ट रेखाएं प्राप्त होती हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि परमाणु से उत्सर्जित होने वाले विकिरण असतत हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु वर्णपट की स्पष्ट रेखाओं के निर्माण की व्याख्या करना संभव नहीं है। ठीक है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत देखते हैं। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? सन 1901 में प्लैंक ने तप्तकाली वस्तुओं से उत्सर्जित विभिन्न कंपनावृत्तियों वाली प्रकाश ऊर्जा के अध्ययन से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे पैकेट्स संवेष्ट में होता है। इन छोटे संवेष्टों को क्वांटम कहते हैं। ठीक है, एक क्वांटम की ऊर्जा को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, E=hv, जहाँ पे h क्या है? प्लैंक स्थिरांक है और v क्या है? विकिरण की कंपनावृत्ति और E क्या है? क्वांटम की ऊर्जा। मतलब क्वांटम की ऊर्जा बराबर h
इंटू वी कंपनावृत्ति, और ये प्लैंक स्थिरांक हो गया, ये हर्ट्ज में इसको मेजर करेंगे, इसको कंपनावृत्ति। फिर से देख लेते हैं प्लैंक का क्वांटम थ्योरी। 1901 में प्लैंक ने तप्तकाली वस्तुओं से उत्सर्जित विभिन्न कंपनावृत्तियों वाली प्रकाश ऊर्जा के अध्ययन से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण और ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संविष्ट पैकेट्स में होता है। इन छोटे छोटे संविष्टों को क्वांटम कहते हैं। एक क्वांटम की ऊर्जा को समीकरण निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो है E=hv, जहाँ h क्या है, प्लैंक स्थिरांक है, और v विकिरण की कंपनावृत्ति है, और E क्वांटम की ऊर्जा है। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल देखते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के त्रुटियों को दूर करने तथा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे बोर परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर बोर परमाणु मॉडल सिद्धांत अपना दिया। इस सिद्धांत का कुछ महत्वपूर्ण बातें नीचे दी गई हैं। पहला है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन अनिश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण नहीं करते, बल्कि ये कुछ चुनी हुई अनुपेय कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनिश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण नहीं करते, बल्कि कुछ चुना हुआ उनका एक अनुमेय कक्षा होता है जिसे परिभ्रमण करता है। जबकि रदरफोर्ड का मॉडल ये चीज का पुष्टि नहीं करता था, वो कहता था कि यत्र तत्र कहीं भी, इसका नहीं वो बताया इसके बारे में। दूसरा पॉइंट है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो इस क्रिया में उससे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो इस क्रिया में उससे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन नाभिक की किसी निकट वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा पर कूदता है। जब वह दूर वाली कक्षा से किसी भीतर स्थित कक्षा पर कूदता है तो इस क्रिया में कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर विद्युत चुंबकीय किरणें निकलती हैं। ठीक है, और ऊर्जा का अवशोषण होने पर इन किरणों का अवशोषण होता है। फिर कहते हैं, कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन नाभिक के किसी निकट वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा पर कूदता है। जब वह दूर वाली कक्षा से किसी भीतर वाली कक्षा पर कूदता है तो इस क्रिया में कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर विद्युत चुंबकीय किरणें निकलती हैं। ठीक है, और ऊर्जा का अवशोषण होने पर इन किरणों का अवशोषण होता है। ठीक, चौथा, अनुमेय कक्षाएं परमिसिबल ऑर्बिट्स वे हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्णांक अपवर्त्य है। ठीक है, अनुमेय कक्षाएं परमिसिबल ऑर्बिट्स वे हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्णांक अपवर्त्य है होता है, अर्थात mvr इक्वल टू nh/2 पाई, mvr इक्वल टू nh/2 पाई, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, r अनुमेय कक्षा की त्रिज्या, v इलेक्ट्रॉन का वेग, h प्लैंक स्थिरांक और n है सेलों की संख्या। mvr बराबर nh/2 पाई, mvr बराबर nh/2 पाई, ये कि बोर्स नियम का है। ठीक है, परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में धन आवेश के जो प्रेजेंट होते हैं उसको प्रोटॉन कहते हैं, और प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से सूचित किया जाता है।
किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व का मौलिक गुण होता है। ठीक है, अतः परमाणु संख्या Z इक्वल टू नाभिक में इकाई धन आवेश की कुल संख्या बराबर नाभिकीय आवेश बराबर नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या P बराबर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या E, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है और परमाणु संख्या को Z से निरूपित करते हैं। तो Z इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है, अतः हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। ठीक है, कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन रहते हैं, अतः कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योगफल को परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या को न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं, जबकि परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते थे। ठीक है, द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N इक्वल टू न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या। ठीक है, तो A इक्वल टू N प्लस P बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संख्या पूर्णांक होता है। ठीक है, परमाणविक प्रतीक का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक सिंबल्स। एक उदासीन परमाणु में नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की इकाइयों की संख्या के बराबर होती है। किसी उदासीन परमाणु X के प्रतीक का निरूपण इस प्रकार से किया जाता है। परमाणविक प्रतीक का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक सिंबल। एक उदासीन परमाणु में नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की इकाइयों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। किसी उदासीन परमाणु X के प्रतीक का निरूपण इस प्रकार, X है जो, तो इसको ऐसे डिनोट करने के A यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो जाएगा, सॉरी Z हो जाएगा एटॉमिक नंबर और A हो जाएगा द्रव्यमान संख्या मास नंबर। Z एटॉमिक नंबर और A मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। बोर ब्यूरी योजना, बोर ब्यूरी योजना क्या है देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बतलाने के लिए बोर एवं ब्यूरी ने 1921 में अलग अलग योजनाएं प्रस्तुत की। चूंकि दोनों वैज्ञानिकों की प्रस्तावित योजना में काफी समानता थी, इसलिए इसे बोर ब्यूरी योजना कहते हैं। ठीक है, बोर ब्यूरी योजना 1921 में, दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, इनकी समानता थी योजना में, इसलिए इन्हें बोर ब्यूरी योजना कहते हैं और यह प्रतिपादित किया गया था 1921 में। ठीक है, किसी परमाणु की बोर ब्यूरी के अनुसार, किसी पहला टॉपिक है, किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। ठीक, कितना होती है 2n², जहां n कक्षा संख्या है। ठीक है, किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या मैक्सिमम 2n² होती है, जहां n कक्षा संख्या। मान लीजिए ये हो गया नाभिक और ये हो गया पहला सेल और ये दूसरा सेल, तो n ये हुआ का हो गया पहला 1, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2 इंटू n का मान है 1² तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 2, मतलब पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दूसरा टॉपिक, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ठीक है, जो बाहरी कक्षा होती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो अष्टक पूरा कर लेता है। दूसरा टॉपिक है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ठीक है, जो बाह्यतम कक्षा होगी सबसे बाहरी, उसके बाहरी कक्षा में सबसे 8 से ज़्यादा नहीं रह सकता, लेकिन उसके जस्ट पहले वाली कक्षा में भी 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, चौथा टॉपिक है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक और उससे पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक उपस्थित नहीं रह सकते जब तक कि अंतिम यानी बाह्यतम से तीसरी कक्षा में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक के अनुसार पूर्ण न हो जाए, मतलब एक में क्या था 2n स्क्वायर। ठीक है, फिर देखते हैं किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक और उससे पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक उपस्थित नहीं रह सकते जब तक कि अंतिम यानी बाह्यतम से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर पूर्ण ना हो जाए। मतलब बाहरी जो एकदम, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ये नाभिक, ये 1 2 3 और ये 4, ये जो चौथी है ना, ये जो बाहरी है आउटर मोस्ट है, इसके तीसरी 1 2 3 ये इसमें अगर 2n स्क्वायर पूरा जितना कि होता है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएगी तभी इसमें जाएगी या इससे आगे जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ठीक है, बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक और उससे पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक उपस्थित नहीं रह सकते जब तक कि अंतिम से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण न हो जाए। ठीक है, अगर बाह्यतम कक्षा में 2 हैं, उसके जस्ट पहले वाले में 9 है और 10वां इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके जस्ट पीछे तीसरी कक्षा में पूरा हो जाएगा तभी जाएगा आउटर मोस्ट में, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, कक्षा या सेल, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है तो उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इन ऊर्जा स्तरों को स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त KLMNOP Q अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। इन ऊर्जा स्तरों को सेल भी कहते हैं। ठीक है, नाभिक के सबसे निकट वाले सेल n=1 को K द्वारा, उसके बाद वाले सेल n=2 को L द्वारा सूचित किया जाता है। इसी प्रकार बाद वाले सेल क्रमशः MNOP और Q द्वारा निरूपित किए जाते हैं। नाभिक के सबसे निकट वाले सेल की ऊर्जा सबसे कम तथा परमाणु के बाह्यतम सेल की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। फिर देखते हैं कक्षा या सेल क्या है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है तो उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इन ऊर्जा स्तरों को स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाले KLMNOP Q अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। इन ऊर्जा स्तरों को सेल भी कहते हैं। ठीक है, नाभिक के सबसे निकट वाले सेल n=1 को K द्वारा, उसके बाद वाले सेल n=2 को L द्वारा सूचित किया जाता है। इसी प्रकार बाद वाले सेल क्रमशः MNOP और Q द्वारा निरूपित किए जाते हैं। नाभिक के सबसे निकट वाले सेल की ऊर्जा सबसे कम तथा परमाणु के बाह्यतम सेल की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है, उपकक्षा या सबसेल, परमाणु की आंतरिक संरचना संबंधी आधुनिक जानकारी के अनुसार कक्षा या सेल में कई उपकक्षाएं या सबसेल होते हैं। इन उपकक्षाओं को SPDF अक्षरों से निरूपित किया जाता है। जिस तरह प्रत्येक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है, उसी तरह प्रत्येक उपकक्षा में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। अतः SPD एवं F उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, 6, 10 एवं 14 हो सकती है। ठीक है, S में 2, P में 6, D में 10 एवं F में अधिकतम 14 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे कि कक्षा में 2n स्क्वायर अधिकतम हो सकते थे एक कक्षा में। ठीक है, एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार K कक्षा n=1 में केवल S उपकक्षा
L कक्षा n इक्वल टू 2 में S एवं P उपकक्षाएं, M कक्षा n इक्वल टू 3 में S P एवं D उपकक्षाएं तथा N कक्षा n इक्वल टू 4 में S P D एवं F उपकक्षाएं उपस्थित रहती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कक्षाओं, सेलों एवं उपकक्षाओं सब सेलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, कक्षाओं एवं उपकक्षाओं, सेल, सबसेल में इलेक्ट्रॉन के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। एग्जाम्पल, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, फिर 2p6, p में अधिकतम ऊपर दिया था ना 6 ही हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2p6, फिर 3 में जाएगा तो 3s1। ठीक है, एक और देखते हैं बी एग्जाम्पल, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Mg12, 2, 8, 2। ठीक है, 1s2, ये जैसे 8 है तो मैक्सिमम 8 आ सकता है, क्यों, क्योंकि 2n² होता है, तो 2n², n मतलब दूसरा सेल कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 4, तो 4, 4 दूना के 8, फिर तीसरा में जो बचा 2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, 2882। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसको लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। ठीक है, फिर देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कोर इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के भीतरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित संयोजी, और जो भीतरी कक्षाओं में होंगे उसको कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे Mg12 तो इसका 2, 8 हो जाता है, और 2, 2, 8, 2, 2, 8, 10, 2, 12, ये 2, 8 जो है वो कोर इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2 है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैल्शियम का 20 हो जाएगा, 2, 8, 8, 2, तो ये अंदर के जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो कोर इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो क्रिया में भाग लेते हैं या बाहरी कक्षा में होते हैं। ठीक है, जो अष्टक पूरा करना चाहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक गुणों में संबंध, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे बोर थ्योरी में कि बोर ब्यूरी थ्योरी में अपनी योजना में पढ़े थे कि जो बाह्यतम होती है सेल का जो ऊर्जा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो बाह्यतम कक्षा में होती है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अंदर वाली इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा उसकी अधिक होती है ऊर्जा। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरा संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व की संयोजकता निर्धारित की जाती है। ठीक है, विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो उनके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर समान हो तो उनके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। ठीक है, चौथा देखते हैं, विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उनके रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अगर रासायनिक संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है तो उनके रासायनिक गुणों में भी समानता, अगर भिन्न है तो रासायनिक गुणों में भी भिन्नता। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होती है। ठीक है, मान लीजिए पहला वर्ग में हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, होता है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इन सब की संयोजकता 1 होती है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का महत्व, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं।
किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा उस तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता निर्धारित करती है। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु में विद्यमान संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वर्ग संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व के परमाणु के संयोजी सेल की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व का आवर्त निर्धारित करती है। किसी तत्व के परमाणु के संयोजी सेल की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व का आवर्त निर्धारित करती है। ठीक है, 5वां टॉपिक है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति उसके परमाणु में विद्यमान संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति उसके परमाणु में विद्यमान संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखते हैं अबाउ सिद्धांत। ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल सब सेलों में इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवेश अबाउ सिद्धांत कहलाता है। इसकी उत्पत्ति एक जर्मन मुहावरा अबाउ प्रिंजिप से हुई है, जिसका अर्थ है एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। अबाउ सिद्धांत निम्नलिखित नियमों पर आधारित है। वो फिर से देखते हैं, सब सेलों में इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवेश अबाउ सिद्धांत कहलाता है। इसकी उत्पत्ति एक जर्मन मुहावरा अबाउ प्रिंजिप से हुई है, जिसका अर्थ है एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। अबाउ सिद्धांत निम्नलिखित नियमों पर आधारित है। पहला नियम है इसका, जिस सबसेल के लिए n+l का मान न्यूनतम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जिस सबसेल के लिए n+l का मान न्यूनतम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करते हैं। जब दो सबसेलों के लिए n+l का मान एक ही होता है तब इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान कम हो, जहां n और l क्रमशः मुख्य क्वांटम संख्या तथा दिगंशी क्वांटम संख्या है। n मुख्य क्वांटम संख्या और l है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, जिस सबसेल के लिए n+l क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी एजीमुथल क्वांटम नंबर का न्यूनतम मान होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करती है। और जब दो सबसेल के लिए इनका मान एक ही हो रहता है, ऐसे तो दोनों में जो सबसे कम रहेगा उसमें करेगा, लेकिन अगर एक ही रहता है तब इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम हो। ठीक है, ना कि l का। अबाउ सिद्धांत के आधार पर सबसेलों के ऊर्जा स्तर का क्रम जो दिया गया है वो है, ये जो दिया हुआ है अबाउ सिद्धांत के अनुसार सबसेलों का ऊर्जा स्तर, इन्हीं के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है, 1s पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, देन 4p, देन 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6x, फिर 4f, देन 5d, देन 6p, देन 7s, देन 5p। इसका ये एक रूल होता है, जैसे कि 1s है तो उसके बाद s सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, s में 2, ये तो पूरा देख चुके हम लोग। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, d में 10 रह सकते हैं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम सबसेल ये है sp-df, p में 6 एंड d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एंड f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन ये सेल कब भरेंगे, कैसे, इनका एनर्जी लेवल कैसे है, तो पहले ये 1s में जाते हैं, देन 2s में, s में। ठीक है, पहला 1 2 3 4 जो है वो है मुख्य क्वांटम संख्या, तो पहला जो क्वांटम संख्या है उसके s में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा का s में जाएगा सबसेल में, फिर दूसरा के p में जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा के
एस में जाएगा, फिर तीसरा के पी में जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा के डी में नहीं जाएगा, 4 के एस में जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि उसके पहले वाला पूरा हो जाना चाहिए, 3 गो के पहले, एगो पहले में होना चाहिए, मैक्सिमम 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक जैसे बाहरी ये है, बाहरी 4 सेल है, तो इसके जस्ट पहले वाला में 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये 6 हो जाएगा ऑलरेडी, जैसे कि ये पी में 6 और ये इसमें 2, तो 8 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 3 के डी में नहीं जा सकता। ये हम लोग इसका नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये 8 हो गया, तो ये चौथा भरेगा, तब जाएगा 3 के डी में, पहले नहीं जाएगा। क्यों, समझ में आया? जैसे कि इसमें 2 और पी में 6, तो 6 2 8 हो गया। तो ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके जस्ट पहले में 9 नहीं होना चाहिए या 9 से अधिक नहीं होना चाहिए, और उसके जस्ट पहले, इसमें जाने से पहले इसके पहले वाला पूरा भर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा फिल हो गया है, क्योंकि 2 में तो 2 ही होता है, एस और पी होता है, 3 में तो एस पी डी होता है, लेकिन तीसरा डी वाला तभी आएगा जब ये उसके बाहर वाला में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 4 का एस होगा, उसके बाद फिर 3D हो जाएगा, फिर 4 का पी आएगा, ठीक है। अब 4 का एस हो तो 4 का पी आएगा ही ना। उसके बाद अब 4 का डी आना चाहिए, लेकिन वहीं फिर से वही रूल, 5 का एस आएगा तब 4 का डी आएगा, ठीक है। फिर 5, अब 5 का एस हो गया, 4 का डी भी हो गया, तब फिर 5 का पी आएगा, ठीक है। 5 के पी के बाद फिर आएगा 6 का एस आएगा, क्योंकि पी आएगा तब एस भी आएगा। अब 5 का डी तो आएगा नहीं। अब 5 का डी से पहले अब 4 का एफ तो बाकी है, क्योंकि उसके जस्ट तीसरा, 6 के तीसरा, 6 के बाद 5 4, ये 4 वाला जो है वो पूरा फिल होना चाहिए ना, तो ये 4 का एफ, उसके बाद फिर 5 का डी, देन 6 का पी, देन 7 का एस, तो 5 का पी, ठीक है। क्रोमियम, तांबा, सिल्वर और सोना का वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाउ नियम के आधार पर लिखे गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से थोड़ा भिन्न होता है, ठीक है। क्रोमियम, तांबा, सिल्वर और सोना का वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाउ नियम के आधार पर लिखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से थोड़ा सा भिन्न होता है। किसका? तो 2 2 4, कितने हैं? 4। क्रोमियम, कॉपर, एजी और सोना चांदी तो हो गया, चलो एक क्रोमियम कॉपर हो जाएगा, क्रोमियम कॉपर सोना चांदी, क्रोमियम कॉपर और सोना चांदी। क्रोमियम, कॉपर और सोना चांदी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाउ नियम के आधार से थोड़ा भिन्न होता है, क्रोमियम, कॉपर और सोना चांदी, ठीक है। क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी देता है, ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा जानने के लिए निम्नलिखित 4 तथ्यों का ज्ञान अनिवार्य है। कोई, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन का ये है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका ऊर्जा जानना है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्थिति या ऊर्जा इसकी जाननी है, तो उसके लिए 4 तथ्यों को जानना जरूरी है। पहला ए है, ए है इलेक्ट्रॉन का कोष, बी है उस कोष में वह किस शब्द कोष में है, और सी है उस सब कोष में किस कक्षक में है, और डी है उस कक्षक में उसका चक्रण किस प्रकार है। ए है इलेक्ट्रॉन का कोष, बी है उस कोष में वह किस सब कोष में है, फिर सी है उस सब कोष में वह किस कक्षक में, ठीक है, और फिर डी है उस कक्षक में उसका चक्रण क्या है, ठीक है। 4 गो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस, और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करती है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका मान 1 2 3 4 इत्यादि होता है। कोई भी पूर्णांक होता है, किंतु शून्य नहीं। n का मान एक इलेक्ट्रॉन की सामान्य अवस्था, नॉर्मल स्टेट को बताता है, ठीक है। फिर से देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी, ठीक है, नाभिक है, और ये से ये 1, ये 2, ये 3, ये औसत दूरी, वही है मुख्य क्वांटम संख्या, और इसको n से सूचित किया जाता है, और इसका कोई पूर्ण 0 छोड़ के बाकी पूर्णांक होता है 1 2 3, ठीक है। n का मान 1 अगर जब है तो इलेक्ट्रॉन की सामान्य अवस्था, नॉर्मल स्टेट को बताता है। द्विघांसी क्वांटम संख्या
क्वांटम नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को प्रकट करता है, इसे L से सूचित किया जाता है। ठीक है, n के किसी मान के लिए L का मान 0 से लेकर n-1 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे n का मान 1 है तो L का मान 0 हो जाएगा। अगर n का 2 है तो L का मान 0-1 हो जाएगा। n का 3 है तो L का मान 0 से शुरू होता है और n-1 तक, तो 3-1 के अंदर 2 तक जाएगा तो 0 1 2। फिर n का मान 4 है तो L का मान 0 से शुरू होगा और n-1 मतलब 4-1 3 तक जाएगा, 0 1 2 3। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या डिनोट कैसे करते हैं? प्रतीक है, तथ्य मान उसका, तो मुख्य क्वांटम संख्या को n से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन का ये ऊर्जा स्तर है। ठीक है, द्विगंशी क्वांटम को L से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ये उपकोष है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ये कक्षक है। ठीक है, m चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का कक्षक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन m से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का कक्षक है। और चक्रण क्वांटम संख्या s इलेक्ट्रॉन का चक्रण है। ये चक्रण जैसे कि ऐसे होता है, एक चक्रण s, एक के लिए प्लस तो एक के लिए माइनस। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन के कक्षा तल के अभिविन्यास की जानकारी देता है, इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मान L के प्रत्येक मान के लिए -1 से लेकर +1 तक हो सकता है, इसका मान 0 भी होता है। ठीक है, अगर L का मान 0 है तो m का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 हो जाएगा। अगर L का मान 1 है तो इसका m का मान माइनस से लेके प्लस तक जाएगा, तो -1 0 और 1। अगर 2 है तो माइनस से लेके प्लस तक जाएगा, तो -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, m के पूर्ण मान की संख्या 2l + 1। ठीक है, क्योंकि माइनस से लेके प्लस तक, अगर 2 है तो -2 -1 तो और फिर 0 भी जाएगा, +1 +2, तो ये तो दुगुना इसका होगा ही, माइनस में भी प्लस में, तो 2l हो गया +1 0 को जो एक्स्ट्रा है संख्या, तो इसका m का पूर्ण मान की संख्या जो होगी 2l + 1 होगी। ठीक है, और l के n था जो मुख्य क्वांटम संख्या था, n से डिनोट करते थे, उस 0 को छोड़ के n-1 तक होती है। ठीक है, n-1 तक 0 1 2 3, अगर 4 है तो। ठीक है, एक कम होती है, पता n-1 तक, 0 से लेकर n-1 तक था l का मान, और m का मान हो जाएगा -L2 0 भी और -L2 +L, और बीच में 0 भी रहता है। ठीक है, तो कुल संख्या हो जाएगा 2l + 1। ठीक है, n के किस मान के लिए m के कुल मानों की संख्या = n²। n के किसी मान के लिए m के कुल मानों की संख्या n² होती है। n के किसी मान के लिए m के कुल मानों की संख्या n² होती है। चक्रण क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। ठीक है, अगर m को l के फॉर्म में डिनोट करना है तो ऐसे होगा 2l + 1, जबकि n के रूप में डिनोट करना है तो n² हो जाता है। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रों को बताता है, इसे s से सूचित करते हैं। इसके दो मान है, +1/2 और -1/2। ठीक है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पाउली का अपवर्जन सिद्धांत यह बतलाता है कि एक ही परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या सदृश नहीं हो सकती हैं। अगर 3 m सदृश हैं तो s जरूरी डिफरेंट होगा, या तो +1/2 हो जाएगा या माइनस। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकता। एक ही परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या सदृश नहीं हो सकती। ठीक है, अतः यदि दो इलेक्ट्रॉनों के n, l और m के मान एक ही हो तो उनमें से एक के लिए s का मान जरूरी डिफरेंट होगा, प्लस या -1/2 होगा। ठीक है, यह पाउली का नियम कहता है कि किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। अगर 3 को समान होगा तो चौथा जरूर डिफरेंट होगा। ठीक है, हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड के नियम को उच्चतम गुणन का नियम, लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में पहले एक समान ऊर्जा वाले, अगर समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल हैं तो
पहले समान रूप से समय भरना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि किसी में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, किसी में एक भी नहीं। तो समान ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल होंगे तो उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें से किसी में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तब उस ऑर्बिटल के ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण स्पिन वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में ऋण आवेश से आवेशित इलेक्ट्रॉनों में एक दूसरे से यथासंभव दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब किसी उपकोष की सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। फिर से देखते हैं हुंड का नियम क्या है। हुंड के नियम को उच्चतम गुणन का नियम, लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, ठीक है। समान ऊर्जा वाला ऑर्बिटल है तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन तो करेंगे प्रवेश, एक में ज़्यादा तो करेंगे नहीं क्योंकि समान ऊर्जा वाले हैं। इसके बाद इसमें किसी में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तब उस ऑर्बिटल के ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विपरीत चक्रण करेंगे। अगर मान लीजिए ये सेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये पी वाला है, मान लीजिए तो 3 बॉक्स होगा उसमें 6 होता है। तो अब ये दूसरा जो आएगा तो वो अपोजिट चक्रण करेगा, विपरीत चक्रण करेगा, ठीक है। तब उस ऑर्बिटल के ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में ऋण आवेश से आवेशित इलेक्ट्रॉनों में एक दूसरे से यथासंभव दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब किसी उपकोष की सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जब तक समान उपकक्षा वाले खाली रहेंगे तब तक वो 2 गो नहीं होंगे जब तक कि एक एक सब में भर न जाए, ठीक है। ये किसका नियम है? तो ये है हमारे हुंड का नियम। हुंड का नियम। पॉली का नियम क्या था? जिसमें चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती हैं। पाउली का नियम था जिसमें एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। और हुंड का नियम है कि जब तक ऑर्बिटल में अगर समान ऊर्जा के ऑर्बिटल है तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले हो जाएगा, तभी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगी। मतलब समान ऊर्जा वाला में पहले एक एक भरना जरूरी है, उसके बाद ही। और जो दूसरा होगा वो विपरीत चक्रण करेगा। ऑर्बिटल्स क्या है, ठीक है। नाभिक के चतुर्विद त्रिविम का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है ऑर्बिटल कहलाता है, ठीक है। किसी ऑर्बिटल के तरंग फलन से संबंधित इलेक्ट्रॉन के नाभिक से विभिन्न दूरियों पर और विभिन्न दिशाओं में पाए जाने की प्रायिकता का आकलन किया जाता है। फिर से देखते हैं। ऑर्बिटल नाभिक के चतुर्विद त्रिविम का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है ऑर्बिटल कहलाता है। किसी ऑर्बिटल के तरंग फलन से संबंधित इलेक्ट्रॉन के नाभिक से विभिन्न दूरियों पर और विभिन्न दिशाओं में पाए जाने की प्रायिकता का आकलन किया जाता है, ठीक है। समस्थानी क्या है? अब एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। समस्थानिक क्या है? समस्थानिक मतलब स्थान सेम हो, ठीक है। बाकी स्थान समस्थानिक स्थान कैसे निर्धारित करते हैं आवर्त सारणी में? परमाणु संख्या से। तो परमाणु संख्या से निर्धारित करने के है तो समान स्थानिक, समान स्थान तो समान परमाणु संख्या, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। और द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अगर भिन्न है तो वो भिन्न भिन्न समस्थानिक हो जाएंगे, जबकि प्रोटॉन संख्या सेम रहते हुए भी। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के 3 है समस्थानिक। इनकी प्रोटॉन संख्या तो 1 1 है, लेकिन इसमें एक भी न्यूट्रॉन संख्या नहीं है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। हाइड्रोजन के इन 3 समस्थानों के परमाणु 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किंतु इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्रम से 0, 1 और 2 होती है, ठीक है। बी, कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं जिनकी परमाणु संख्या 6 तथा द्रव्यमान संख्या 12 और 14 होती है। 6C12 और 6C14, ठीक है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो 6 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है और इसमें 8 है, ठीक है। समस्थानिकों के गुण। समस्थानिकों के निम्नलिखित गुण होते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्रायः भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न ही होंगे,
किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, भौतिक भिन्न होते हैं जबकि रासायनिक एक जैसे होते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होगा समस्थानिक में, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी। ठीक है। नोट: समस्थानिक आइसोटोप्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एक समान स्थान। आइसो इक्वल टू समान तथा टोपस इक्वल टू स्थान। आइसोटोप्स समस्थानिक। और ये कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा है। समस्थानिक कौन सी भाषा है? समस्थानिक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ है एक समान स्थान। आइसो इक्वल टू समान, टोप्स इक्वल टू स्थान। और ये आइसोटोप्स कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा है। हाइड्रोजन की एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं। बाकियों के जितने भी समस्थानिकों का अलग अलग नाम नहीं है, एकमात्र हाइड्रोजन ही है जिसके समस्थानिक के अलग अलग नाम है। ठीक है। सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं? तो पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक हैं। पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है। समभारिक वे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या एक ही किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं तो समभारिक कहलाते हैं। समभारिक आइसोबार्स, भारिक भार समान है इनके, तो प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होगी। समभारिकों की परमाणु संख्या में भिन्नता का कारण है उन तत्वों के नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या का भिन्न भिन्न होना। समभारिक एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ है समान भारी। ठीक है। एग्जाम्पल है इसके, कुछ एग्जाम्पल हैं। आर्गन पोटेशियम, कैल्शियम 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 40, जबकि इनके सबके 40-40 परमाणु द्रव्यमान हैं, तो समान भार हैं, परमाणु संख्या अलग है। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर है नाइट्रोजन और कार्बन, इनके भी 7 और 6 हैं जबकि 14-14 बराबर हैं, समभारिक हैं क्योंकि इन दोनों की द्रव्यमान संख्या समान। ठीक है। सोडियम तथा मैग्नीशियम ले लेते हैं, इनके भी 24 हैं, ये 24 हैं, 11-12 जबकि हैं 11-12 इनके परमाणु संख्या है, ये 24-24 परमाणु द्रव्यमान है। समभारिक के गुण, समभारिक के निम्नलिखित गुण होते हैं। समभारिकों के अधिकांश भौतिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है। समस्थानिक के भी भौतिक गुण भिन्न थे, समभारिक के भी भौतिक गुण भिन्न है। रासायनिक गुण एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं, जबकि समस्थानिक में रासायनिक गुण समान थे लेकिन इनमें रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं और भौतिक गुण भी भिन्न होते हैं। समभारिकों के वे भौतिक गुण एक समान होते हैं जो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। समभारिकों के वे भौतिक गुण एक समान होते हैं जो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। ठीक है। रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से समभारिक बनते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों के कौन से कणों के उत्सर्जन से समभारिक बनते हैं? तो बीटा कण, बीटा कणों के उत्सर्जन से समभारिक बनते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से समभारिक बनते हैं। ठीक है। समन्यूट्रॉनिक वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो किंतु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, नाम से ही है समान न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल है फास्फोरस और सल्फर, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। 15 + 16 31 और इसमें 14 + 16 30। तो फास्फोरस सल्फर 15 31 और 14 30 में इनमें 16 न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो ये एग्जाम्पल हो गया फास्फोरस और सल्फर 16। एक है और एग्जाम्पल वेनेडियम तथा क्रोमियम, इनके भी न्यूट्रॉनों की संख्या 28 समान, क्योंकि 28 23 51 28 24 52, तो वेनेडियम और क्रोमियम भी। ठीक है। अब सम इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की
संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस प्लस फ्लोरीन माइनस आदि सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है क्योंकि इनमें प्रत्येक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। सोडियम प्लस सोडियम कितना होता है 11, देखिए एक इलेक्ट्रॉन दे देते कितने हो जाएंगे 10। मैग्नीशियम के होते हैं 12 और इसमें से प्लस है 2 प्लस प्लस 2 गए मतलब ये 2 दे दिया है इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे 10। और फ्लोरीन माइनस माइनस मतलब एक ये लिया है इलेक्ट्रॉन तो इसके 9 होते हैं, अगर एक ले लिया तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है।